नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नई और फ्रेश स्कीम में। ठीक है, स्कीम है मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी से। और यहाँ पर स्कीम आई है इस बार प्लॉट्स की। जो सबसे फेवरेट प्रोडक्ट होता है प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो होता है वो प्रोडक्ट प्लॉट्स का। और प्लॉट्स में भी हम प्रेफर करते हैं कि हमें रेजिडेंशियल प्लॉट्स हमें मिल जाए। तो एक और स्कीम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, गोविंद विहार आवासीय योजना। इस स्कीम का नाम है GVRS 2024। इस स्कीम का कोड है। स्कीम लेके आई गई है किसके द्वारा? मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण। इसकी लास्ट स्कीम अभी क्लोज हुई थी, उसका लकी ड्रॉ अभी हुआ था, उसका अलॉटमेंट अभी हुआ था, रिफंड उसका आ चुका है। ठीक है, वो थी हनुमंत विहार की। इस बार आई है गोविंद विहार आवासीय योजना। इस स्कीम के बारे में आज पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम कनेक्ट हुए हैं हमसे, तो हम अपने इस चैनल के माध्यम से जितनी सरकारी योजनाओं की, जितनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड स्कीम्स आती हैं, चाहे वो स्टेट की हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके आपके पास पहुंचाते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अभी लाइक कर देना, क्योंकि मैं गारंटी लेता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन बहुत ही पसंद आएगी। और वीडियो को शेयर कर देना ताकि आपके फैमिली और फ्रेंड्स भी इस स्कीम का लाभ उठा सकें, क्योंकि प्लॉट्स की स्कीम है। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा वृंदावन उस एरिया में ये प्लॉटिंग की आवासीय योजना आई है। तो हर कोई चाहता है कि भाई ऐसे ऐसे जो हाईलाइटेड प्लेसेस होते हैं वहाँ पे हमारी जमीन हो, प्लॉट्स हो, फ्लैट्स हो। तो एक मौका और सबसे बड़ा सेफ तरीका जो होता है खरीदने का वो होता है कि हमें गवर्नमेंट बॉडी से मिल जाए, यानी कि लोकल डेवलपमेंट बॉडी से मिल जाए। डेवलपमेंट अथॉरिटी जो होती है हर एरिया की, हर डिस्ट्रिक्ट में, या फिर यूपी आवास विकास से मिल जाए। तो कोई ऐसा वो मिल जाए कि जिसपे हमें भरोसा भी हो कि हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हम उस जमीन को खरीदते हैं। तो इस बीच में आपके लिए लेके आ गया है मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण एक प्लॉट्स की स्कीम 2024 में दूसरी बार। ठीक है, अगर आप लास्ट स्कीम में अनुमति विहार वाली स्कीम में अनलक्की रहे थे, अनसक्सेसफुल रहे थे, तो आप इस स्कीम में फिर से ट्राई कर सकते हैं। रिफंड अमाउंट भी आपका आ गया होगा, तो उसी अमाउंट को लेकर आप फिर से इस स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं। तो करते हैं इस वीडियो को शुरू। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो जल्दी से। ठीक है, तो गोविंद विहार रेजिडेंशियल प्लॉट्स स्कीम। सबसे पहले आपको मैं दिखा दूंगा कि भाई कितने प्लॉट्स हैं, जिसके लिए सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि भाई किस एरिया में है और कितने प्लॉट्स हैं, किस साइज के हैं, किस रेट पे निकले हैं। ये सारी डिटेल मैं आपको शुरू में ही दिखा दूंगा अभी। तो मैं शुरुआत करता हूँ। इस स्कीम का नाम है गोविंद विहार आवासीय योजना। और स्कीम का ये GVRS 2024 कोड है। ठीक है, रेरा अप्रूव्ड वगैरह चेक करने की जरूरत नहीं है गवर्नमेंट बॉडीज में। जैसे हम प्राइवेट बिल्डर्स की चेक करते हैं कि रेरा अप्रूव है कि नहीं है, नक्शा पास है कि नहीं है, ये सब गवर्नमेंट की है तो ऑलरेडी सब कुछ हो रखा होगा। ठीक है, तो रेरा अप्रूव है, यूपी में इसका रेरा अप्रूव है। यूपी रेरा नंबर भी आपका इस ब्रोशर में आपको मिल जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। तो गोविंद विहार आवासीय योजना, इस क्यूआर कोड को स्कैन करेंगे तो आप इसकी वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, जहाँ पे इसकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। गोविंद विहार ये दिखा रखा है, देखो फोटो एंट्री गेट का। ठीक है, ये बस दिखाने के लिए है, ऐसा ओरिजिनल नहीं है अभी। तो मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट म्यूजियम, डैम्पियर नगर, मथुरा उत्तर प्रदेश। ठीक है, ये ऑफिशियल वेबसाइट है mvda.mathura.com, जिसपे इस स्कीम से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो गोविंद विहार रेजिडेंशियल स्कीम 2024, स्कीम का नाम है गोविंद विहार रेजिडेंशियल स्कीम। स्कीम शुरू हो गई है 30 नवंबर 2024 को, यानी आज हम जब ये वीडियो आपके लिए शूट कर रहे हैं तो वीडियो डेट है आज 5 दिसंबर। तो एक लास्ट डेट है इस स्कीम में अप्लाई करने के लिए 31 दिसंबर। तो 25-26 दिन आपके पास अभी अवेलेबल है, आप इस स्कीम में आराम से अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम में अप्लाई कैसे करना है उसके लिए भी हम जल्दी ही एक वीडियो अलग से लेके आएंगे। आज इस स्कीम से रिलेटेड जितनी इन्फॉर्मेशन है, जितनी रेलेवेंट डिटेल्स है जो आपको जाननी चाहिए, जिसके लिए आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि हम ये पता करना है, तो उस बारे में आज ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ताकि आप तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले मैं आपको डेट्स बता दी है, 30 नवंबर से 31 दिसंबर तक, यानी पूरा दिसंबर का महीना आपके पास है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूँ कितने प्लॉट्स हैं, क्या सारी डिटेल्स है, वो सब दिखाता हूँ पहले। ठीक है, तो ये टेबल में सब कुछ मेंशन है। नेक्स्ट टू प्लॉट वाइज डिटेल्स ऑफ द गोविंद विहार रेजिडेंशियल स्कीम टेबल 1। ठीक है, ये टेबल 1 का रेफरेंस ऊपर काफी जगह दिया गया होगा, तो मैं टेबल 1 आपको सबसे पहले शुरू में दिखा देता हूँ। तो GVRS 2024 प्लॉट्स की कैटेगरी है, 3 कैटेगरी है, देखो R1, R2, R3, इस तरह से आपको इनको इनको कैटेगराइज करना है बोलने में। तो R1 के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप एलिजिबल होंगे 90 से 185 स्क्वायर मीटर के प्लॉट के लिए। ठीक है,
साइज आप शुरू में फिक्स नहीं कर सकते कि हमें 120 मीटर का चाहिए, 140 मीटर का चाहिए, 90 मीटर का चाहिए। कैटेगरी में आपको अप्लाई करना है, ये तो आप R1 के लिए अप्लाई करेंगे या R2 के लिए करेंगे या फिर R3 के लिए करेंगे। R1 में कैटेगरी में जो आएंगे वो 90 से 150 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स आएंगे। R2 में 151 से 235 स्क्वायर मीटर, 151 से 235 स्क्वायर मीटर के प्लॉट मिलेंगे आपको। और R3 में एक ही साइज है 330 स्क्वायर मीटर का प्लॉट। ठीक है, तो R1 कैटेगरी में यानी 90 से 150 मीटर की कैटेगरी में जो प्लॉट्स हैं वो टोटल 89 है। और सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो आएंगे वो भी इसी कैटेगरी में आने के चांसेस है, क्योंकि हम जब अप्लाई करते हैं तो हमें ये लगता है कि हमें अलॉटमेंट हो जाए, तो किस कैटेगरी में हमें सबसे ज़्यादा चांसेस लगते हैं हम उस कैटेगरी में अप्लाई करते हैं। और ऐसा ही हर कोई सोचता है, तो किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में ही सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं। तो R1 में 89 है, 90 से 150 मीटर। और दूसरा, इसमें प्लॉट साइज भी छोटे चाहते हैं कि भाई नॉर्मल साइज का हमें मिल जाए, क्योंकि वो सेल भी जल्दी हो जाता है, रेट भी ज़्यादा मिलता है। तो इस वजह से ये कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से एप्लीकेशन इसी कैटेगरी में ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो 89 के प्लॉट्स हैं 90 से 150 मीटर के। R2 151 से 235 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट्स हैं 22। और जो 330 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं 10। तो जो सीक्वेंस नंबर ऑफ प्लॉट्स का है उसी सीक्वेंस में एप्लीकेशन भी आएंगे। सबसे कम आएंगे R3 के लिए, उससे ज़्यादा आएंगे R2 के लिए जो 151 से 235 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। और सबसे ज़्यादा आएंगे R1 के लिए जो 90 से 150 स्क्वायर मीटर के प्लॉट्स हैं। रेट सबके लिए फिक्स है, रेट है 24,150 रुपये पर स्क्वायर मीटर। जो यमुना अथॉरिटी की लास्ट स्कीम आई थी उसमें रेट जो था 25,900 रुपये। और जो हनुमंत भैया की जो इसकी जो ये कौन सी अथॉरिटी है, मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसकी लास्ट स्कीम आई थी हनुमंत विहार की, उसमें रेट था लगभग यमुना अथॉरिटी से भी ज़्यादा रेट था उसका। तो इसमें थोड़ा रेट कम है गोविंद विहार में। 24,150 के रेट पर आपको ये अलॉटमेंट हो जाएगा। बाकी जो लोकेशन चार्जेस होते हैं वो एप्लीकेबल होंगे। जैसे कॉर्नर का निकल गया तो आपको एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे, पार्क फेसिंग होगा तो उस तरह से जो भी लोकेशन चार्जेस होंगे वो पे करने होंगे। ये बेसिक है, ये BSP बेसिक सेलिंग प्राइस जिसे हम बोलते हैं, ये वो रेट है। बाकी रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको कितना पे करना है, रजिस्ट्रेशन अमाउंट हमें पता है कि 10% पे करना होता है और SC/ST कैटेगरी के लिए 5% पे करना होता है। तो सेम इसमें भी है, लेकिन इसमें जो प्लॉट्स की कैटेगरी है वो अलग अलग है, तो हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो इन्होंने सबसे हाईएस्ट वाला जो प्लॉट है जिस कैटेगरी का, उसके रेट कैलकुलेट करके उसका 10% निकाल दिया। ठीक है, तो जैसे इसमें R1 कैटेगरी में अगर अप्लाई करते हैं तो 150 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट का रेट निकाल के उसका 10% आपको पे करना है, यानी 3,62,250 रुपये। 150 स्क्वायर मीटर वाले प्लॉट का रेट आपको पड़ेगा 36,22,500 रुपये। ठीक है, और सिमिलरली R2 के लिए 235 का रेट निकाल के उसका 10% कर दिया, तो रजिस्ट्रेशन अमाउंट आपको पे करना है R2 कैटेगरी के लिए 5,67,525 रुपये। R3 के लिए आपको पे करना है 7,96,950 रुपये रजिस्ट्रेशन। और अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस अमाउंट का हाफ कर दो, वो आपको पे करना है SC/ST कैटेगरी के लिए रजिस्ट्रेशन अमाउंट। ठीक है, टोटल प्लॉट्स हैं 121, 90 मीटर से शुरू करके 330 मीटर तक के प्लॉट हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी क्यूरियोसिटी जो आपके अंदर थी वो भी शांत हो गई होगी। ठीक है, इससे ज़्यादा जानकारी चाहिए तो वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है, काफ़ी सारी डिटेल्स है अभी जो आपको जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो करते हैं शुरू फिर से ऊपर से। डेट्स आपने जान ली, 30 से 31 तक है, यानी दिसंबर का पूरा महीना आपको मिलेगा। और 31 तारीख के भरोसे मत बैठना, शाम के 6 बजे तक का टाइम है, क्योंकि दिमाग में फिर लास्ट डेट में यही रहता है कि रात के 12 बजे तक का टाइम ओपन है विंडो, लेकिन शाम को 6 बजे तक ये विंडो बंद हो जाएगी अप्लाई करने की। अदर चार्जेस वगैरह कुछ जो भी टैक्स वगैरह वैल्यू एडेड टैक्स सर्विस है जो भी होगा वो सब पे सब जो भी अलॉटमेंट जिसको होगा वही पे करेंगे। जो नंबर ऑफ प्लॉट्स हैं स्कीम में वो घट और बढ़ सकते हैं, और जो एडिशनल चार्जेस होंगे वो आपको ही पे करने हैं अगर कुछ होते हैं तो। कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, इस स्कीम से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए या किसी से कॉन्टैक्ट कर जिससे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वो है प्रॉपर्टी ऑफिसर, मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी। और ये ईमेल आईडी है जिसके थ्रू माध्यम से आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, vcmvda2014@gmail.com से आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रिप्लाई आए नहीं आए इसका मैं नहीं बता सकता, मैंने कॉन्टैक्ट इनसे नहीं किया। अलॉटमेंट मेथड देखते हैं। अलॉटमेंट मेथड है लकी ड्रॉ। तो 2 पॉइंट लिखे हैं, पहले में लिखा है कि अगर मान लो किसी कैटेगरी में एक ही एप्लीकेशन आया तो डायरेक्ट उसी को दे देंगे, लेकिन ऐसा होने नहीं वाला क्योंकि लाखों एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, हजारों तो आ ही जाएंगे। तो लकी ड्रॉ में किया जाएगा, ड्रॉ बाई लॉटरी।
तो लॉटरी लगेगी जिसकी भी लगेगी। एलिजिबल एंटिटीज कौन कौन एलिजिबल होगा? जो सिटीजन ऑफ इंडियन होगा और जो कम से कम 18 साल कंप्लीट कर चुका होगा जिस दिन ये स्कीम लॉन्च हुई है, यानी 30/11/2024 को एज हो जानी चाहिए 18 साल। उससे कम पे आप अप्लाई नहीं कर सकते। पेमेंट ऑप्शन आपको दो मिलेंगे, या तो आप विद इन 90 डेज यानी कि 3 महीने के अंदर विद इन 90 डेज आप फुल पेमेंट कर दो, और या फिर दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा इंस्टॉलमेंट वाला, जिसमें आपको 3 साल में क्वार्टरली पेमेंट आपको करनी होगी, जो भी बची हुई पेमेंट होगी। 10% तो आप पे करेंगे जब आप अप्लाई करेंगे तब पे कर देंगे, बाकी अगर आपका अलॉटमेंट हो जाता है तो एक्स्ट्रा 10% आप विद इन 1 मंथ आपका पे करोगे जब आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। तो 20% तो आपको शुरू में देना ही है, बाकी 80% आप पे डिपेंड करता है कि आप एक बार देना चाहते हैं या फिर इंस्टॉलमेंट में देना चाहते हैं। इंस्टॉलमेंट में अगर देना चाहते हैं तो हर 3 महीने में आपको किस्त बनेगी और 3 साल के अंदर वो खत्म करनी है। अगर आप इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बैंक लोन लेके इनको फुल पेमेंट कर सकते हैं और अपना बाकी का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द स्कीम जो है, स्कीम का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 1500 रुपये पे करना होगा उसको डाउनलोड करने के लिए, आपको उसको फिल करने के लिए। ठीक है। ये आपको ये अमाउंट आपको जो होगा ये नॉन रिफंडेबल होगा और ये मैंडेटरी है अगर आप इस स्कीम के लिए अप्लाई करते हैं। तो ये है यूपी रेरा नंबर, इससे कंफर्म हो जाएगा कि हाँ भाई रेरा में रजिस्ट्रेशन इस सोसाइटी का, इस प्लॉट का जहाँ भी स्कीम आई है उसका हो चुका है। ये क्यूआर कोड है। अब आ जाती है बात स्कीम नेम की। तो गोविंद विहार रेजिडेंशियल स्कीम 2024 आपको बताई दिया, कोड मैंने आपको बताई दिया GBR 2024। स्कीम डिटेल्स आ जाती है, इसमें ये लिखा है कि भाई भगवान कृष्ण जन्मभूमि है तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा ही है ना, और टूरिज्म की वजह से वो आने वाले टाइम में और थोड़ा सा डेवलप करेगा ही। लोकेशन जो है ये गोविंद विहार ये स्ट्रेटेजिकली सिचुएटेड टू ऑफर रेजिडेंस अनपैरेलल्ड एक्सेस टू मेजर रोडवेज वगैरह, रोड वगैरह जो भी है जहाँ पर ये अप्लाई करता है वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वहाँ से कनेक्टिविटी बहुत ही अच्छी है टू मथुरा एंड वृंदावन। NH19 the plots available in under this scheme are located within a well developed area under the jurisdiction of Mathura Vrindavan Development Authority। ये इसका मैप दिया गया है। ठीक है। तो ये रोड है NH9, इधर चले जाते हैं तो दिल्ली के लिए, तब आप इधर से आओगे तो ये दिल्ली की तरफ आओगे और यहाँ से अंदर जाओगे तो ये कॉर्नर में जो आप देख रहे हैं ये है गोविंद विहार आवासीय योजना, जहाँ पर ये प्लॉट्स निकले हुए हैं। तो इधर आप आगरा के लिए चले जाते हैं। ठीक है। तो एक थोड़ा सा एक प्लान दिया है दिखाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। टाइप ऑफ प्लॉट ये मैंने आपको दिखाई दिया, इसमें वही लिखा है कि टेबल नंबर 1 में मेंशन है। एरिया ऑफ प्लॉट टेबल नंबर 1 में मेंशन है, वो मैंने बताई दिया आपको कि 90 मीटर से लेकर 330 मीटर तक के प्लॉट हैं, रेजिडेंशियल प्लॉट है सारे के सारे। और कॉस्ट भी मैंने आपको दिखाई दी, 24,150 स्क्वायर मीटर के रेट से कॉस्ट आप कैलकुलेट कर ही सकते हैं। अगर आपका कॉर्नर का निकल जाता है तो एडिशनल चार्जेस ऑफ 10% ऑफ द टोटल अमाउंट विल बी पेएबल फॉर द कॉर्नर प्रॉपर्टीज। ठीक है। तो जो मैं बता रहा था आपको लोकेशन का चार्ज पे करना पड़ेगा। अगर कॉर्नर पर आपका प्लॉट अलॉट हो जाता है तो 10% एक्स्ट्रा पे करने होंगे। एलिजिबिलिटी फिर से इसमें थोड़ा सही से बताई है, तो एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट होता है जानने के लिए कि कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है। तो आप कोई गलती ना कर दे, ये एलिजिबिलिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर होगा कि सिटीजन ऑफ इंडियन होना चाहिए, 18 साल कम से कम एज होनी चाहिए। तो स्टेट वाइज कोई पाबंदी नहीं है कि आप यूपी के ही होने चाहिए तभी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इंडिया के अंदर किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, इंडियन होने चाहिए आप। ठीक है। और एज कम से कम 18 साल, तो आप एलिजिबल हो जाते हैं। लेकिन इसके बाद का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानना जरूरी है। एनी एप्लीकेंट जिसके पास मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी से एक भी अगर प्लॉट या कोई प्रॉपर्टी अलॉट हुई है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है, तो आप इस स्कीम में अप्लाई नहीं कर सकते। यानी आपके नाम पे या आपके परिवार में किसी के भी नाम पे अगर मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी से कोई अलॉटमेंट हुआ है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है। और अगर आप सोचते हैं कि पकड़े नहीं जाएंगे, आप अप्लाई कर देते हैं और आपको अलॉटमेंट हो जाता है और बाद में अथॉरिटी को ये बात पता चल जाती है, तो जितना पैसा जमा किया होगा उस डेट तक वो भी रख लेंगे वो, और आपका जो प्लॉट है वो भी कैंसिल कर देंगे। दूसरी बात है कि हम फैमिली मेम्बर्स में अलग अलग के नाम पे अप्लाई कर सकते हैं, तो आप ऐसा भी नहीं कर सकते। अलग अलग कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं कि मैं R1 में अप्लाई कर देता हूँ और एक एप्लीकेशन R2 के लिए लगा देता हूँ, एक एप्लीकेशन R3 के लिए लगा देता हूँ।
ऐसा भी करना अलाउ नहीं है। एक एक फैमिली में से एक ही मेंबर के नाम से फॉर्म भर सकते हैं, वो एक ही कैटेगरी के लिए फॉर्म भरना है। मान लो आपने R1 कैटेगरी अप्लाई कर दिया, तो अब आपकी फैमिली में से या आप दूसरा एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भर सकते और ना ही दूसरी कैटेगरी के लिए भर सकते। ठीक है, एक ही एप्लीकेशन फॉर्म जाएगा बस एक फैमिली से। तो ये बात आप नोट करके रख लेना। यमुना अथॉरिटी की तरह नहीं है कि आप मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और वो होता है, अगर अलॉटमेंट एक से ज़्यादा प्लॉट निकल जाता है तो सरेंडर कर दोगे, ऐसा नहीं है। अगर इसमें पकड़े गए तो जो सारे एप्लीकेशन है वो सारे रिजेक्ट रिजेक्ट वो कर देंगे। तो जो हाईएस्ट अमाउंट जो होगा रजिस्ट्रेशन अमाउंट उसे वो रख लेंगे, बाकी सारे प्लॉट्स का रजिस्ट्रेशन अमाउंट दे देंगे। तो ये रिस्क आप मत लेना, एक ही एप्लीकेशन एक फैमिली से जाएगा, तो उसी हिसाब से आप अप्लाई करना। तो फैमिली की डेफिनेशन क्या है? हस्बैंड वाइफ और एंड देयर माइनर चिल्ड्रन। माइनर चिल्ड्रन यानी 18 साल से कम वाले, एज 18 साल की एज से कम बच्चे। तो ईच एप्लीकेंट मस्ट प्रोवाइड डिक्लेरेशन भी देंगे कि हाँ जी हमारे परिवार में से एक ही आदमी ने अप्लाई किया है और हमने एक ही कैटेगरी के लिए अप्लाई किया है। इसके लिए भी इसी ब्रोशर के एंड में एक डिक्लेरेशन दी हुई है, वो भी साइन करके आपको डिपॉजिट करनी है। अगर बाद में ऐसा पता चलता है कि आपने कुछ एप्लीकेशन ज़्यादा भर दी है या ज़्यादा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर दिया है, तो मैंने आपको बताया जो सबसे ज़्यादा जिस एप्लीकेशन में आपने सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे की है उसको वो रख लेंगे। बाकी दूसरे प्लॉट्स के लिए जो आपने अप्लाई अप्लाई किया है उसका रिफंड कर देंगे, लेकिन हाईएस्ट वाला अपना वो फॉरफिट आपका अमाउंट कर लेंगे, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये था एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, नहीं समझे तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करके डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट में कोई भी क्वेरी हो आपकी फटाफट कमेंट करके पूछ सकते हैं। अप्लाई कैसे करना है जल्दी से बता देता हूँ कि हाउ टू अप्लाई। जो एप्लीकेशन फॉर्म है कैन ओनली बी फिल्ड ऑनलाइन। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन भरे जाएंगे, और वो कहाँ भरे जाएंगे? मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑफिशियल वेबसाइट इस ब्रोशर में क्लियरली मेंशन की गई है, mvda.mathura.com या फिर जनहित.upda.in पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 1500 रुपये पे करके। इनकम्प्लीट, अगर इनकरेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म है या इनकम्प्लीट है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा बिना आपको बताए। पासपोर्ट साइज फोटो भी अपलोड करना पड़ेगा आपको एप्लीकेशन फॉर्म में। तो डॉक्यूमेंट्स आपको वही लगेंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, कैंसिल चेक और एक डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन का फॉर्मेट ये इसी एप्लीकेशन फॉर्म में मिल जाएगा आपको, वो साइन करके अपलोड करना है। तो ये सिंपल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको अपलोड करने हैं। बाकी रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी सर्टिफिकेट होंगे, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, एक वो डॉक्यूमेंट ऐड हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट ऐसा कोई नया डॉक्यूमेंट नहीं है, सेम वही डॉक्यूमेंट है जो हर स्कीम में आते हैं। अगर आप पहली बार किसी स्कीम के बारे में जान रहे हैं, पहली बार आप किसी स्कीम में इंटरेस्टेड हुए हैं अप्लाई करने के लिए, तो आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर ऐसी स्कीम्स की इन्फॉर्मेशन आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बहुत ही बेनिफिशियल स्कीम्स होती हैं इस प्राइस रेंज में, और एकदम मतलब एकदम जिस प्रॉपर्टी पर आप भरोसा कर सकते हैं, ऐसी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट से आपको डायरेक्टली अलॉट हो जाती हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आ रही हो शेयर भी कर देना, और कमेंट भी। रजिस्ट्रेशन अमाउंट 10% मैंने आपको बता ही दिया। हाईएस्ट साइज का जो अमाउंट है जिस कैटेगरी में, उसका रेट निकाल के उसका 10% आपको पे करना है। एग्जैक्ट अमाउंट मैंने आपको बता ही दिया है। अलॉटमेंट अमाउंट आपको बता दिया कि अगर आपके नाम पर एक प्लॉट अलॉटमेंट हो जाता है, आपका नाम लकी ड्रॉ में आ जाता है, तो 10% आपने पे किया था रजिस्ट्रेशन अमाउंट, तो एक महीने के अंदर अंदर आपको 10% और पे करने हैं। कब से? एक महीना, जब आपको डिमांड कम ये अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। कैश डाउन पेमेंट है, दो ऑप्शन मैंने बताया था आपको पहले। सेम पेमेंट यहाँ पे है कि भाई या तो एक बार में एक मुश्त पेमेंट कर दो, वन टाइम पेमेंट विद इन 90 डेज, या फिर ईएमआई बनवा लो आप 3 साल तक के लिए, क्वार्टरली ईएमआई आपकी बन जाएगी। पेमेंट करने में डिले करते हैं तो ये उसका पेनल्टी लिखी हुई है, ये सरेंडर का वो लिखा हुआ है, तो ऐसी नौबत नहीं आएगी कि आपको सरेंडर करना पड़े। वी होप ऐसी सिचुएशन किसी के साथ ना ही आए। बाकी अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला, रिजर्वेशन पे। तो एससी के लिए 21%, एसटी के लिए 2%, ओबीसी के लिए 27%। ठीक है, 50% तो यही रिजर्व हो गई सीट्स, सीट्स बोल रहा हूँ, प्लॉट्स। बाकी डिफेंस पर्सन एंड द पर्सन इन द गवर्नमेंट सर्विसेज के लिए 5% है। डिफेंस पर्सन एंड पर्सन इन द गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस में हर कोई नहीं, वो सिर्फ वो जिनकी एज 50 हो चुकी है। कब? 30/11 को। 30/11 को डेट कम से कम 50 हो जानी चाहिए, उनके लिए रिजर्वेशन। 6 रिजर्वेशन मिलेगा, 6 पॉइंट में जो लिखा है, फ्रीडम फाइटर्स, एमपी, एमएलए, एमएलसी, इनको भी दोनों को मिला के 5%। बाकी फिर मिलेंगे यूपी डेवलपमेंट अथॉरिटी के एम्प्लॉइज हों, या फिर नगर निगम एम्प्लॉइज, जल संस्थान एम्प्लॉइज, या फिर हाउसिंग बोर्ड एम्प्लॉइज, इनके लिए टोटल मिला के 2% का रिजर्वेशन है। तो 50% ऊपर हो गया था रिजर्वेशन, 5 और 5 10 और 2 12,
62%, 62% ये रिजर्व हो गई हैं। बाकी एक्स सर्विसमैन एंड देयर डिपेंडेंट्स के लिए 3%। तो कितना हो गया 62 और 3 65, 65% का रिजर्वेशन आपको हो जाता है। बाकी फिर ये आता है हॉरिजॉन्टल कैटेगरी में। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि हर जितने ये ऊपर रिजर्व कैटेगरीज हैं और जनरल कैटेगरीज भी, उनके अंदर सब कैटेगरी करके 5% रिजर्वेशन दिव्यांगजन को दिया जाता है डिसेबिलिटीज के लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, और 10% का रिजर्वेशन दिया गया है सीनियर सिटीजन के लिए। ये हर कैटेगरी में से दिया जाएगा। तो 65 तो अप फ्रंट रिजर्व है, बाकी उसके अंदर 5-5 और 10% ये हॉरिजॉन्टल कोटा भी रिजर्व है। ठीक है। रिजर्वेशन फैसिलिटी इज एप्लीकेबल फॉर द रेजिडेंट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो ये जानने वाली बात आपके लिए है कि अप्लाई तो आप कर सकते हैं अगर आप किसी भी स्टेट से हैं, मथुरा से हैं, मथुरा से बोल रहा हूँ, महाराष्ट्र से हैं, चाहे राजस्थान से हैं, चाहे तमिलनाडु से हो, चाहे कर्नाटक से हो, चाहे जम्मू कश्मीर से हो, अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आप अगर आप उस स्टेट के एससी कैटेगरी में आते हैं तो उसका बेनिफिट आप यहाँ पर नहीं उठा सकते। किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी का बेनिफिट आप इसमें नहीं उठा सकते। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल कैटेगरी में ही काउंट किए जाएंगे। ठीक है। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं आगे। बाकी जो भी जिस भी रिजर्वेशन कैटेगरी का आप बेनिफिट उठाएंगे उसका सर्टिफिकेट आपको अटैच करना है, अदरवाइज आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। एमपी-एमएलए के लिए भी अपना आईडी कार्ड और सर्टिफिकेट प्रिंटेड ऑन देयर ऑफिशियल लेटर हेड पर अपलोड करना है। जो एम्प्लॉइज वगैरह हैं उनको अपने ऑफिस से एक सर्टिफिकेट इशूड करवाना है फ्रॉम द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन। ठीक है। एज के लिए भी सेम यही है कि सर्विस सर्टिफिकेट लगेगा उनका। ओरिजिनल कैटेगरी 60 ईयर्स की हो चुकी है एज, उसके लिए भी उनका फोटो आईडी प्रूफ लगेगा कि हाँ एज उनकी 60 हो गई है, वो सीनियर सिटीजन है। तो जो भी इसमें जो देखो सीनियर सिटीजन के लिए सिर्फ लिखा है उन्होंने गवर्नमेंट अप्रूव्ड फोटो आईडी कार्ड। तो ऐसे कोई आईडी कार्ड जिसमें एज 60 प्लस दिख रही है उसको आप इसमें अटैच करके इस रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। If no applicants are available in the reserve category, allotment will be made to the applicant in the general category। अगर मान लो किसी कैटेगरी में रिजर्व कैटेगरी के लिए रिजर्व प्लॉट्स उसमें एप्लीकेशन नहीं आते हैं तो उन प्लॉट्स को भी जनरल कैटेगरी वालों के लिए अवेलेबल करा दिया जाएगा, जबकि बल्कि ऐसा होना नहीं है। तो लॉटरी प्रोसेस जो होगा वो मैनुअल होगा। ठीक है। तो आपने देखा होगा यमुना एक्सप्रेस अथॉरिटी जो कराती है तो फिजिकली कराती है, वो मैनुअल प्रोसेस होता है। तो उसी तरह से ये मथुरा वृंदावन अथॉरिटी भी कराएगी। और इसमें जो ट्रांसपेरेंसी है उसको मद्देनजर रखते हुए एप्लीकेंट्स को वहाँ पे इनवाइट किया जाएगा। जो जाना चाहते हैं वहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं और लाइव देख सकते हैं अपना ये जो भी लकी ड्रॉ होगा। अगर इसका ऑनलाइन टेलीकास्ट होगा तो हमारे चैनल पर ही होगा। ठीक है। हमारे चैनल पर तो होगा ही, अगर ऑनलाइन टेलीकास्ट का कोई प्रावधान या कोई फैसिलिटी अथॉरिटी अलाउ करती है तो। ठीक है। तो आप वहां जा सकते हैं एप्लीकेंट्स और उस लाइव ड्रॉ को अटेंड कर सकते हैं लॉटरी का जो भी होगा। तो जब भी, लेकिन ये लॉटरी का ड्रॉ कब होगा तो डेट टाइम एंड लोकेशन अभी डिसाइडेड नहीं है। जब भी होगा मैनुअल लॉटरी वो इनकी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी पोर्टल से, और लोकल न्यूज़पेपर में भी ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। और ये अलॉटमेंट ये लॉटरी होगा उसके कुछ दिनों पहले ही आ जाएगी ताकि आप प्रॉपर अरेंजमेंट कर सकें। अगर आप वहाँ जाना भी चाहते हैं तो आप वहाँ जा सकें और अटेंड कर सकें ये लाइव लकी ड्रॉ। एनी ऑब्जेक्शन रिगार्डिंग द लॉटरी प्रोसेस और द सिस्टम यूज बाय द अलॉटमेंट विल नॉट बी एंटरटेन। अगर आप बोले कि नहीं ऐसे नहीं होना, वैसे करना है, ऐसे करना है, तो आपका कोई भी सुझाव वहाँ पे मान्य नहीं होगा। जैसा अथॉरिटी कर रही है वैसा आपको मान्य होगा। ठीक है। वैसे ही आपको मानना पड़ेगा। बस आप जाके अटेंड कर सकते हैं ट्रांसपेरेंसी को मद्देनजर रखते हुए। ऐसा ये भी अथॉरिटी ने अलाउ किया हुआ है। एनी रिक्वेस्ट फॉर द स्पेसिफिक प्लॉट बाय अगर आप वहाँ देखो डिमांड तो आप कोई कर ही नहीं सकते, मुझे ये प्लॉट दे दो, वो प्लॉट दे दो, ये सब। जो आपसे जो निकल गया तो जो मिला है वो एक्सेप्ट करना है, नहीं मिला है तो चुपचाप रिफंड का वेट करना है। तो सक्सेसफुल अलॉटमेंट विल बी नोटिफाइड एंड द गिवन डिटेल ऑन द नेक्स्ट स्टेप फॉर द ओनरशिप ट्रांसफर। जब जो जो जिसके नाम सक्सेसफुल हो जाएंगे, लकी ड्रॉ में आ जाएंगे, उनको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि अब आगे क्या करना है। इसमें लिखा है एज इज वेयर इज बेसिस। ठीक है। जहां है जैसा है प्लॉट वैसा ही आपको अलॉट कर दिया जाएगा। उसमें भी कोई सुझाव अथॉरिटी नहीं मानेगी किसी का। अनसक्सेसफुल एप्लीकेंट्स क्या करेंगे,
इसमें लिखा हुआ है वो वेट करेंगे रिफंड का, रिफंड आ जाएगा आपका विद इन 90 डेज। जो लास्ट स्कीम थी मनमोहन बिहार की उसमें भी आई थिंक विद इन ए वीक सबका रिफंड आ चुका है। तो 90 डेज मैक्सिमम लिखे हैं, एक 8-10 दिन में इसका रिफंड मैक्सिमम आ ही जाता है। इफ लॉटरी ड्रॉ इज कंडक्टेड विद इन 1 ईयर, ये वही लिखा है कि 1 साल के अंदर होता है तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, अगर 1 साल से लेट कर देते हैं तो आपको 3.5% के हिसाब से इंटरेस्ट अथॉरिटी पे करेगी। बाकी रिफंड के लिए आप अपना अकाउंट नंबर, IFSC कोड एंड द नेम ऑफ द बैंक प्रॉपरली भरना फॉर्म के अंदर, ठीक है, नहीं ताकि रिफंड आने में कोई इशू ना आए। मिस रिप्रेजेंटेशन और द सप्रेशन ऑफ फैक्ट्स, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी झूठा या कोई गलत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करनी है। बाकी इसके बाद आया है सेल पैटर्न। सेल पैटर्न ये है कि सेल डीड बनेगी, फ्री होल्ड चार्जेस जो है 12% आपको पे करने हैं फ्लैट की, वो प्लॉट की कॉस्ट से अलग। बाकी जो रजिस्ट्री वगैरह होगी वो सारी चार्जेस भी स्टाम्प ड्यूटी आपको ही पे करना है। सेल डीड बनेगी जब आपकी फुल पेमेंट आप जब पे कर दोगे उसके विद इन 3 मंथ आपको इसकी सेल डीड यानी रजिस्ट्री करा लेनी है। अगर नहीं कराते हो तो रजिस्ट्री जो अथॉरिटी होगी आपके ऊपर पेनल्टी लगाएगी। पोजेशन कब मिलेगा? तो फिजिकल पोजेशन मिलेगा जब आप इसकी फुल पेमेंट कर दोगे, लीज रेंट पे कर दोगे, फ्री होल्ड चार्जेस पे कर दोगे, या जितने भी अदर चार्जेस हैं वो सब पे कर दोगे और उसकी रजिस्ट्री करा लोगे, यानी रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल डीड कि हाँ अथॉरिटी ने वो प्लॉट आपको सेल कर दिया है। तो रजिस्ट्री हो जाएगी और सारी फीस आप अथॉरिटी को पे कर दोगे, उसके बाद आपको उसका पोजेशन मिल जाएगा। कोई जो वो है लॉकिंग पीरियड ऐसा कुछ यहाँ पर लिखा नहीं है, और ये भी नहीं है, इन्होंने ये बोला है कि आपको वेट करना पड़ेगा पोजेशन के लिए। इन्होंने बोला है कि फुल पेमेंट करो, सारे चार्जेस पे करो, रजिस्ट्री कराओ और पोजेशन ले लो। LOT सेल पे ऑल द, जो भी टैक्सेस वगैरह होते हैं लोकल बॉडीज के वहाँ पे वो भी LOT को ही पे करने हैं। बिजली वाटर पानी के भी कनेक्शन जो होंगे वो खुद अपने खर्चे पर LOT लेगा। बाकी अगर पोजेशन विद इन टाइम नहीं लेता है तो उसमें चौकीदारा चार्ज अथॉरिटी लगाएगी LOT के ऊपर। बाकी ये लिखा है वेरिएशन इन द एक्चुअल एरिया ऑफ द अलॉटेड रेजिडेंशियल प्लॉट, जो प्लॉट आपको अलॉट हुआ है उसमें एरिया में कुछ चेंजेस होते हैं। अगर 10 या 10% से कम होता है तो कोई कुछ नहीं करेगा, सब शांत बैठेंगे। और अगर 10% से ज़्यादा एरिया निकल आता है तो आप उसे सरेंडर कर सकते हैं। तो फिर सरेंडर ही कोई क्यों करेगा, है ना भाई। 10% 100 स्क्वायर मीटर का प्लॉट मिला, निकला 110 का, उतने रुपए में तो कोई क्यों सरेंडर करेगा उसे, ठीक है। तो ये वही लिखा हुआ है, और सरेंडर आप करोगे तो भी आपको पैसे कटेंगे आपके 10,000 रुपये, और बाकी ये पैसे काट के 10,000 रुपये बाकी अमाउंट आपको रिफंड कर दिया जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है इस पॉइंट का। यूज ऑफ प्लॉट जो है रेजिडेंशियल पर्पज के लिए करना है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी आप वहाँ पर नहीं कर सकते। लायबिलिटी टू पे टैक्सेस, जो भी लोकल टैक्सेस होंगे वो आपको ही पे करने हैं। मिसलेनियस पॉइंट कुछ लिखे हुए हैं, मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी रिजर्व द राइट पेमेंट, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है वो मथुरा अथॉरिटी जो भी होगी वो कभी भी चेंज कर सकती है, जो कि नहीं करेगी ऐसा कोई मेजर चेंज। एनी डिस्प्यूट जो भी कुछ होता है तो वो सिविल कोर्ट जो है मथुरा की वहीं पर सोल्व किया जाएगा, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट वन गाइडलाइंस फॉर द फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म। ये एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए कुछ गाइडलाइंस लिखी गई है कि स्कीम में क्या बनना है, यहाँ पे क्या बनना है, नेम में कैसे बनना है, एज कैसे बननी है, सेक्स कैसे बनना है, मैरिटल स्टेटस कैसे बनना है, रिजर्वेशन, सीनियर सिटीजन, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, फॉर्म कैसे बनना है, उसके लिए हम एक प्रॉपर वीडियो अलग से बना देंगे आपके लिए। ये है एक डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको फिल करके अपलोड करना है, जिसमें आप ये स्व घोषणा करेंगे कि हाँ जी हमारे परिवार में से एक ही एप्लीकेशन फॉर्म हमने मथुरा अथॉरिटी को फिल करके दिया है, एक से ज़्यादा नहीं दिया है। और अगर हम पकड़े जाते हैं तो हमारे साथ ये ऐसे ऐसे पेनल्टी लगाई जा सकती है, हमारा अमाउंट भी फॉरफिट किया जा सकता है। तो ये ऐसे ही बस सेम टू सेम आपको फिल करके साइन करके अपलोड कर देना है। बाकी ये मैंने आपको दिखाई दिया। 121 टोटल प्लॉट्स है मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी के। R1 कैटेगरी है, R2 है, R3 है। 190 से लेकर 150 मीटर में अप्लाई कर सकते हैं आप, 151 से 235 मीटर के लिए, और या फिर 330 के लिए। 89 प्लॉट्स इसमें है, 22 यहाँ पे, 10 यहाँ पे, ठीक है। तो ये थी सारी इन्फॉर्मेशन मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी के रिलेटेड। ये नीचे लिखा है, ये बस कैलकुलेशन करके दिखाया है कि कितने जो रजिस्ट्रेशन अमाउंट है वो कैसे कैलकुलेट की गई है। तो ये हाईएस्ट साइज का जो प्लॉट था उसको लेके उसका कॉस्ट निकाला, प्लॉट का कॉस्ट, और उसका 10% कर दिया, SC कैटेगरी के लिए 5% कर दिया, ठीक है। तो ये थी फुल डिटेल्स मथुरा वृंदावन डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है, और शेयर कर देना अपने सारे जानने वालों के साथ, दोस्तों के साथ, जो आपका ग्रुप वगैरह कोई हो तो वहाँ पे शेयर कर देना अगर अलाउ हो तो। और बाकी चैनल को सब्सक्राइब करके रखना ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपके पास आती रहे। बाकी वो भी जो मेरा डेवलपमेंट अथॉरिटी में
अपडेट आएगा वो भी हम जल्दी ही आपके लिए लेके आएंगे, यमुना अथॉरिटी का भी लेके आएंगे, और बाकी सारा कुछ हम अपने चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया स्कीम की इन्फॉर्मेशन। ठीक है, कोई क्वेरी हो, कुछ कहना हो तो कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अभी इसका जल्दी ही वीडियो आएगा कि इस स्कीम के लिए अप्लाई कैसे करना है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। ठीक है, तो मिलते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म अगर आप खुद नहीं भर सकते हैं तो आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो